हेलो ऑल ऑफ यू। सो आज हम पार्टनरशिप की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। समझते हैं होता क्या है। ये जो चैप्टर है आपका क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है। इसमें हम कैसे कैसे पार्टनरशिप क्रिएट होता है, कैसे पार्टनर बनते हैं, कैसे फर्म बनती है वो समझेंगे। इसका जो एक्ट होता है वो होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले समझते हैं पार्टनर्स कौन होते हैं। सपोज दो पर्सन है, तीन पर्सन है, ए बी और सी। इन लोगों ने डिसाइड करा, तीनों फ्रेंड्स थे, इन लोगों ने डिसाइड करा कि इन्हें कोई बिजनेस करना है। इन्होंने सोचा कि चलो हम नोटबुक बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तीनों ने मिलकर डिसाइड करा है, ए बी और सी। तो इसी के लिए ये लोग क्या बन जाते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं, क्योंकि तीनों मिलकर एक ही बिजनेस चलाएंगे, नोटबुक मैन्युफैक्चर करने का। अब तीनों ने डिसाइड करते ही ये पार्टनर्स नहीं बन जाते। इनको एक्ट के अकॉर्डिंग ये सब चीजें बतानी होती हैं कि हम कितने पार्टनर्स रखेंगे, हम लोगों का एड्रेस क्या है, हम लोग अपने इनको अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अब ये तो तीन अलग अलग पार्टनर्स हैं और इन तीनों को ही मैं अगर जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप। ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर है, सी भी पार्टनर है, तीनों को मिला के क्या बन जाती है, पार्टनरशिप। और तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट भी शेयर करेंगे अपने अपने शेयर में। क्लियर है आपको। अब जो भी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस का नाम क्या बन जाता है, फर्म। दोबारा एबीसी ने डिसाइड करा कि ये लोग नोटबुक बनाने का काम करेंगे, तो ए बी सी तीनों पार्टनर्स हो गए। ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, इन तीनों के पार्टनर कहेंगे। और मैं अगर तीनों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप बन जाएगा। अब जो ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं या करेंगे फ्यूचर में, उसी बिजनेस को हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को। तो आपको आई होप पार्टनरशिप और पार्टनर समझ आ गया होगा। पार्टनर हम इंडिविजुअल को कहते हैं और अगर सारे पार्टनर्स को मिला दे तो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप बन जाता है। फर्म जो पार्टनर्स मिलकर जो भी बिजनेस करेंगे उसी बिजनेस का क्या नाम बन जाएगा, फर्म बन जाएगा। यानी उस फर्म के अंदर ही वो लोग बिजनेस करेंगे। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। इस एग्रीमेंट के अंदर ये लोग हर चीज डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, बाद में जाके इन लोगों को कुछ भी लीगल इशू हो सकता है, बाद में लोग झगड़े होंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड होगा तो झगड़े होने के बावजूद भी डीड के अकॉर्डिंग ये लोग अपने झगड़े को सुलझा लेंगे। जैसे कि झगड़े किस टाइप के हो सकते हैं या क्या इशू क्रिएट हो सकता है, उससे पहले समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड में आता क्या क्या है। अभी मैंने बताया पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी होता है पार्टनर्स के बीच में। वैसे जनरली हम लोग रिटन एग्रीमेंट को महत्व देते हैं, बिकॉज जो ओरल एग्रीमेंट है वो इतना लीगली काम नहीं आएगा बाद में कोर्ट में। आपको ज्यादातर जो वैलिड प्रूफ माना जाता है वो रिटन एग्रीमेंट माना जाता है, लेकिन आप दोनों टाइप से पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं, ओरल भी और रिटन एग्रीमेंट भी। तो पार्टनरशिप डीड में कंसिस्ट क्या क्या आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, एड्रेस भी रहेगा उनका। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म की भी पूरी स्टे रहेगी कि आपका फर्म कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, ये सब फर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। बिजनेस क्या है, अगला क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लोग नोटबुक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आप लोग बिजनेस किस डेट से स्टार्ट करोगे और बिजनेस कब तक चलाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस ये लोग लाइफ टाइम चलाएंगे। कई बार क्या होता है, इन लोगों ने डिसाइड करा होगा 5 साल 10 साल के लिए फर्म को अपने बिजनेस को चलाएंगे, तो इनको जो बिजनेस को एंड का डेट भी देखना पड़ेगा कि कब फर्म वो लोग बंद करेंगे। वो जरूरी नहीं है कि ये लोग 10 साल के लिए चलाएं, 5 साल के लाइफ टाइम का भी हो सकता है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी प्लेस मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हर कंपनी का हेडक्वार्टर होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का वो मेन उनका ब्रांच होता है, तो वो कहाँ पे होगा उसका एड्रेस पता देना है आपको पार्टनरशिप डीड में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अच्छा इन लोगों के डिसाइड करने से ही तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो जाहिर सी बात है ए बी और सी तीनों कुछ ना कुछ पैसा लगाएंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो तीनों कितना पैसा लगाएंगे, कितने कैपिटल लगाएंगे, वो भी उनको पार्टनरशिप डीड में बतानी होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जब कैपिटल लगाएंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो लोगों को मिलेगा, तो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, 5% मिलेगा कैपिटल पे इंटरेस्ट, 10% मिलेगा।
तो रेट भी लिखना होता है आपको पार्टनरशिप डीड में। अगर कोई पार्टनर वहाँ पे रेगुलरली काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि तीनों पार्टनर वर्किंग पार्टनर होते हैं, सपोज ए पूरे दिन काम करते हैं 8 घंटे वहाँ पे पूरे साल तक, तो ए को सैलरी मिलेगी, तो सैलरी कितनी देंगे अगर पार्टनर काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो सैलरी की अमाउंट लिखनी पड़ेगी कि हम 1000 पर मंथ देंगे, 10,000 पर मंथ देंगे, ये सब। अगला इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इन लोगों ने कैपिटल लगा दी बिजनेस के अंदर, उतना ही काफ़ी थोड़ी ना होता है। सपोज उनको अलग से लोन भी लेना पड़ गया, उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना होता है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट क्या रेट पे करेंगे वो भी रेट आपको लिखना होता है। क्लियर है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स क्या होता है, जब पार्टनर्स अगर पैसा लगा सकते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं, तो अपने कैपिटल को विड्रॉ भी तो कर सकते हैं, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग जब फर्म कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकती है, तो अगर पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे तो क्या उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। तो होता क्या है, जब पार्टनर जो भी ड्राइंग्स करते हैं उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो इंटरेस्ट किस रेट पे चार्ज करेगी फर्म, वो भी आपको बताना होता है। अच्छा, अब इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, साल के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट या फिर लॉस निकलेगा, तो किस रेशियो में बांटेंगे। हो सकता है कैपिटल इन लोगों ने इक्वल लगाई हो, जरूरी नहीं है कि कैपिटल अगर आपने इक्वल कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल होगा। हो सकता है इसमें कोई वर्किंग पार्टनर हो, तो सैलरी लेने के बजाय अपने प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा ले रहा हो, तो उसने बोला कि भाई 2:1 रखेगा हम प्रॉफिट तीनों पार्टनर का। क्लियर है। तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में आती हैं, बट ये आपकी मेन चीज़ थी। इसमें भी आपको ध्यान क्या देना है पूरे चैप्टर में, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मेन आपको 5 चीज़ों पे फोकस करना है। बाकी चीज़ों की आपको जरूरत नहीं है, थ्योरी में आपको कवर हो जाता है। 1 मार्क्स में पूछ लेगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, 2 मार्क्स में पूछ लेगा थ्योरी के लिए। तो आई होप आपको अभी यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि पार्टनरशिप डीड होती है तो मेन यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। पार्टनर्स के बारे में लिखा होता है, फर्म के बारे में लिखा होता है, बिजनेस कब तक हम चलाएंगे, कब स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट हम किस रेट पे करेंगे, कैपिटल पे, ड्राइंग पे किस रेट पे चार्ज करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा इन लोगों का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, सैलरी कितनी मिलेगी पार्टनर्स को, ये सब लिखा होता है। अब बात आती है कि जो पार्टनरशिप डीड है कंपल्सरी नहीं है बनाना, आप पार्टनरशिप डीड बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। बना लेंगे तो पार्टनर्स के लिए अच्छा है, लीगल इशू से बचेंगे, क्योंकि बाद में झगड़ा होगा कि भाई हम कैपिटल हमने एक बार लगाए थे बट रेशियो हम ज़्यादा दे रहे हैं किसी एक पार्टनर को, इनको तो 1/3 मिल रहा है, इसको 2/3 मिल रहा है, सॉरी इसको 2/4 मिल रहा है, इसको 1/4 मिल रहा है, इसको 1/4 मिल रहा है, जबकि इन लोगों ने कैपिटल इक्वल लगाई थी, जिसके लिए झगड़ा हो सकता है बाद में काफ़ी इशूज क्रिएट हो जाते हैं। बाद में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में सपोज इन लोगों ने 1 लाख कैपिटल लगाई, अब 1 साल बाद क्या करा, ए ने 50,000 और लगा दिया, फिर वो डिमांड करेगा कि अब मैंने भाई एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई तो मेरा आप शेयर बढ़ाओ, तो ये सब इशू आ सकते हैं। इसलिए पार्टनरशिप डीड होगी तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट किसको होगा, पार्टनर्स को ही बेनिफिट होगा, बिजनेस को ही बेनिफिट होगा। लेकिन डीड ना हो तो क्या करें, जब डीड नहीं होती तो उसी डीड ना होने पर ही हमारा पार्टनरशिप एक्ट काम आता है। पार्टनरशिप एक्ट बताता है कि डीड ना होने पर क्या करना चाहिए, क्या रूल हमें फॉलो करना चाहिए, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जी, तो बात करते हैं पार्टनरशिप डीड ना होने पर हम लोग क्या करते हैं। व्हेन पार्टनरशिप डीड साइलेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है उस तभी क्या करते हैं। मैंने बताया था आपको 5 चीज़ों पे बस ध्यान देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो आपने इसका रेट लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट लिखा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो भी लिखा होगा, सैलरी कितनी मिलेगी पार्टनर को वो भी लिखा होगा आपने। लेकिन अगर डीड नहीं है तो क्या करते हैं, तो आपका पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब आपके पास डीड नहीं है या फिर डीड तो है लेकिन आपने इन सब चीज़ के बारे में डीड के अंदर नहीं लिखा है, तो क्या करते हैं। एक्ट कहता है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगी, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज कर सकती पार्टनर से, लेकिन जो इंटरेस्ट पे, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो आपको 6% पर एनम के रेट पे देना होगा, और जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर डीड है तो रेशियो कुछ भी हो सकता है, रेट कुछ भी हो सकता है, सैलरी का अमाउंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन डीड नहीं है तो
ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को, ना तो सैलरी मिलेगी, ना फर्म इंटरेस्ट ऑन रेंट चार्ज कर सकती है पार्टनर से, ना ही लोन पे इंटरेस्ट 6% के हिसाब से दिया जाता है। एक फिक्स रेट है डीड के अकॉर्डिंग जब डीड साइलेंट है, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनर्स के बीच में वो इक्वल होगा। पार्टनर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो तो वो इक्वल ही रहेगा। आई होप आपको यहाँ पर भी तक क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या है, फर्म कैसे बना, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, डीड होने पे क्या करते हैं, ना होने पे क्या कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि कुछ पार्टनर्स के ना राइट भी होते हैं। जो पार्टनर है बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, इनको एक पार्टनर डी पार्टनर को भी एडमिट करना है। आगे आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर भी आएगा। तो सपोज ए ने भी कह दिया कि हाँ डी को एडमिट कर लेते हैं, बी ने भी कह दिया कि हम हाँ डी को एडमिट कर लेते हैं, लेकिन सी ने मना कर दिया। तो होता क्या है कि किसी भी पार्टनर को अगर हमें एडमिट करना है तो सारे पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए। अगर कोई एक पार्टनर भी मना कर रहा है तो हम किसी एक्स्ट्रा पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है, सपोज बी फर्म से रिटायर होना चाहता है, तो एक प्रॉपर नोटिस देके या बाकी दोनों पार्टनर्स की सहमति लेकर अपने बिजनेस से रिटायर हो सकता है। सहमति भी नहीं होगी तो एक प्रॉपर नोटिस बी को देना पड़ेगा। एक पीरियड को होता है कि इतने में इसके बाद में चला जाऊंगा, उसके बाद वो रिटायर हो सकता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि अभी हम क्या क्या हमने समझा है अभी। अब चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड के, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपके स्क्रीन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, उन लोगों के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। पहला फर्स्ट पॉइंट, एक्स हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उसमें से एक्स एक पार्टनर है जो कहता है कि मैंने who has contributed more capital than other partners, उसने दोनों पार्टनर के मुकाबले ज्यादा कैपिटल लगाई है। वाई और जेड के मुकाबले एक्स ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है और डिमांड करता है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम चाहिए एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, और चाहता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो उनके कैपिटल के रेशियो में हो। बट वाई एंड जेड डू नॉट एग्री विद हिम। कौन से समझते हैं? एक्स, वाई एंड जेड 3 पार्टनर हैं। एक्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है वो ज्यादा करी है, वाई और जेड से एक्स ने कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट करी है और डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 10% पर एनम। अच्छा, क्वेश्चन के स्टार्टिंग बताया था कि जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, ठीक है। ये आपको नोटिस करना होगा कि डीड साइलेंट है या नहीं। अब इस केस में क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो एक्स ने ज्यादा कैपिटल लगाई दोनों के मुकाबले में और डिमांड करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हो, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिले उसे उसकी कैपिटल पर, और कह रहा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए तो किसमें होना चाहिए, कैपिटल रेशियो में। तो मैंने आपको बताया था जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं वो क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं। तो एक्स के दोनों ही डिमांड फुलफिल नहीं किए जाएंगे, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलेगा उसे या बाकी पार्टनर्स को, ना ही जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कैपिटल रेशियो होगा वो हम इक्वल बांटेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई हैज नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट इसी में, वाई हैज डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। वाई जो है अपना पूरा समय बिजनेस में देता है और डिमांड कर रहा है कि उसे 5000 सैलरी चाहिए पर मंथ, यानी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 12×5 60,000 रुपये सैलरी मांग रहा है पूरे साल की। बट एक्स एंड जेड डू नॉट एग्री विद हिम, लेकिन एक्स और जेड एग्री नहीं है उसमें। तो सही बात है,
वैसे भी मैंने बताया था कि तीनों पार्टनर की सहमति होनी चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। इस केस में क्या है, वाई और जेड तो एक्स और जेड तो वैसे ही एग्री नहीं है। दूसरी चीज पार्टनरशिप डीड भी साइलेंट है, तो मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो हम लोग सैलरी भी नहीं देते किसी पार्टनर को। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, Z demands interest on the loan of ₹50,000 advanced by him at the market rate of interest which is 12% per annum। Z डिमांड करता है कि उसने जो फर्म को लोन दिया 50,000 रुपए का, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट मांग रहा है। जो लोन Z ने दिया है 50,000 रुपए का फर्म को, इस पे जो इंटरेस्ट मांग रहे हो किसने क्या रेट के मांग रहा है, 12% के हिसाब से मांग रहा है। तो क्या उसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब डीड नहीं साइलेंट होती है तो लोन पे इंटरेस्ट हम 6% के हिसाब से पे करते हैं, डीड साइलेंट होने पर, डीड के ना होने पर। तो उसकी ये डिमांड फुलफिल नहीं होगी, उसे 12% इंटरेस्ट लोन पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन और है, X wants to introduce his son Z into their business, Y objects to his proposal। X क्या चाहता है कि वो अपने बेटे Z को भी, सॉरी क्वेश्चन बड़ा पढ़ता हूँ, X wants to introduce his son A into their business। X चाहता है कि वो अपने बेटे A को भी बिजनेस में लेके आ जाए, लेकिन Y इस ऑब्जेक्ट प्रपोजल को मना कर रहा है। तो मैंने बताया था किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उनकी सहमति होनी चाहिए, वो एग्री करेंगे तभी हम किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। तो जो एक्स है अपने पार्टनर ए को एडमिट नहीं कर, अपने सन ए को एडमिट नहीं कर सकता। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर के कुछ राइट्स मैंने आपको बताए हैं। हमने 3-4 क्वेश्चन भी इसके ऊपर करे हैं। इसका आपको सेकंड पार्ट 1-2 दिनों में मिल जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। स्टे होम, स्टे फोकस।